हाइड्रोजन साहब को जो हमारे पास हुई था थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यहाँ पे क्या कह रहा है, टू एबव मेंशन सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। अब देखो ये क्या कह रहा है, हमारे पास जो सिंपल मॉलिक्यूल्स था वो क्या करता है, कंबाइन करता है और क्या बनाता है बाबू, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल बनाता है। वो सिंपल मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास एवोल्यूशन के टाइम में था, प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर में था, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब हमारे पास प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर में था। ठीक है, तो वो एटम जो है वो क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। और ये क्या किसमें होता है बाबू, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना, किसमें भाई, वाटर में। और कई सारा हमको क्या लगता है, कई सारा हमको एनर्जी का जरूरत पड़ता है, कई सारे एनर्जी के सोर्सेस के प्रेजेंट में। ठीक है, अभी सबको हम लोग डायग्रामेटिकली समझेंगे। एनर्जी जो है हमको कहां कहां से मिलता है, हीट मिलता है हमको वोल्केनिक इरप्शन से, यूवी रेज एंड एक्सरेज मिलता है हमको, लाइटनिंग मिलता है बाबू क्लाउड से। तो अभी पहले इसको समझने से पहले हम चाहेंगे कि पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, डायग्राम से पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद इस लाइन को समझाएंगे तो एकदम सेट हो जाएगा ब्रेन में। ठीक है, तो आओ पहले डायग्राम से समझते हैं। तो देखो पहले जो हमारे पास एटमॉस्फेयर था उस वक्त हमारे पास क्या था बाबू, कार्बन था, है ना, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, और क्या हो सकता है, हाँ नाइट्रोजन था, सल्फर था, और क्या था, फास्फोरस था। ये हमारे पास पहले प्रिमिटिव मॉलिक्यूल्स थे, सॉरी एटम्स थे। ठीक है, ये क्या है बाबू, एटम्स, ये सब क्या है हमारे एटम्स है। क्लियर है बात, ये सब क्या है, एटम्स है। ये एटम्स क्या हुए, आपस में मिले। ठीक है, ये एटम्स आपस में मिले, ये एटम्स आपस में मिले और क्या बनाए बाबू, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए। लाइक तुम्हारा NH3, ठीक है, NH3 बनाया, फिर तुम्हारा और क्या बनता है, H2O बनता है तुम्हारा। ठीक है, फिर उसके अलावा और क्या बनता है, CO2 बनता है। तो इस तरह से क्या बना बाबू, तुम्हारा सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना। और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एटम्स था हमारे पास सबसे पहले। हमारे पास सबसे पहले क्या था, हमारे पास एटमॉस्फेयर में एटम्स था। ये एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाया बाबू, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया। याद रखिएगा क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना। क्लियर है बात, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना। याद रखिएगा यहाँ पे जो हमारे पास NH3 है ये फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है बाबू। इसका सवाल आपके केमिस्ट्री में भी आ सकता है। फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन होता है हमारा, NH3। फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन होता है हमारा, NH3 होता है। याद रखिएगा फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारा कौन था, NH3। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, एटमॉस्फेयर में एटम्स थे। ये एटम्स कंबाइन हुए और क्या बनाया, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया। और फिर ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ये कंबाइन होकर बाबू तुम्हारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लाइक मीथेन, CH4 और तुम्हारा HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड। हमारे पास सबसे पहले क्या था, एटम्स। एटम्स कंबाइन हुए, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना। फिर इनमें कॉम्बिनेशन हुआ है ना, ये कंबाइन हुए और उसके बाद क्या बनाया इन्होंने बनाया तुम्हारा बाबू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और याद रखिएगा इस सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ये जो CH4 है हमारा, ये हमारा क्या था भाई, ये हमारा बाबू फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स था, फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स था। यहां से भी सवाल आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या लगाएंगे आंसर, CH4 यानी कि मीथेन। ये जो है हमारा क्या होता है बाबू, फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है। कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन है, NH3, और फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन है, CH4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ भाई, इस CH4 ये सब से क्या बना भाई, तो ये सब जो है कंबाइन हुआ और उसके बाद क्या बनाया बाबू, एमिनो एसिड बनाया। क्या बनाया, एमिनो एसिड बना। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, उसके बाद हमारे पास ग्लिसरॉल बनता है। बहुत सारी चीजें बनती है, हम कुछ चीज का एग्जांपल देके तुमको समझाने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था। ग्लिसरॉल बनता है, फैटी एसिड आता है हमारे पास, फैटी एसिड होता है। उसके अलावा और क्या होता है भाई हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास शुगर आया, प्लस हमारे पास नाइट्रोजनस बेस आया, प्लस हमारे पास फॉस्फेट बना। समझे, एमिनो एसिड बना बाबू, फिर ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट। और जब एमिनो एसिड बन गया तो एमिनो एसिड भी तो जुड़ के आपस में क्या बना लेगा, चेन बना लेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे,
प्रोटीन। तो इस तरह से हमारे पास प्रोटीन बन गया। क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। क्लियर है? अच्छा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर क्या होगा बताओ? और ये शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट मिलकर क्या बनेगा? ये क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा। और न्यूक्लियोटाइड्स के चेन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। और वही न्यूक्लिक एसिड आरएनए या फिर डीएनए हो सकता है। प्रिमिटिव में पहले कौन आया था? आरएनए आया था, याद रखिएगा, पहले कौन आया था? आरएनए। अच्छा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर क्या बनाता है? फैट। ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर क्या बनाता है बाबू? फैट। तो देखो तुम, हमारे पास पहले एटम्स थे, ठीक, एटम से हम लोग कहां तक पहुंच गए? अमीनो एसिड और प्रोटीन तक पहुंच गए, न्यूक्लियोटाइड तक पहुंच गए। समझ आया बात? और यही प्रोटीन अब आगे जुड़कर और आगे चीज बनाएगा, यही न्यूक्लियोटाइड आगे जुड़ के और आगे चीज। तो जो शुरुआत हुआ था वो हमारे पास किससे हुआ था? एटम से हुआ था। और आज हम लोग कहां पहुंच गए भाई? मॉलिक्यूल्स तक पहुंच गए, है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तक पहुंच गए। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि क्या है? जाइंट मॉलिक्यूल है। याद करिए, जाइंट मॉलिक्यूल पढ़ाए थे, नॉन सेल्यूलर लाइफ। यहाँ पे हमारे पास नॉन सेल्यूलर लाइफ आ गया। तो ये जो हुआ बाबू, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इन सब का जो फॉर्मेशन हुआ, इन सब के फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं बायोजेनेसिस। क्या कहते हैं? बायोजेनेसिस। इन सब के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बायोजेनेसिस कहते हैं। इन सब के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बायोजेनेसिस। लेकिन इतना कुछ जो हो रहा है, क्या ये अपने आप हो रहा है? इसे काम करने के लिए भाई एनर्जी चाहिए। कोई भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होता है। तो ये एनर्जी आ कहां से रहा है? तो ये एनर्जी आ रहा था उस वक्त के एनवायरमेंट से। उस वक्त हमने आपको पढ़ा रखा है कि लगातार बारिश हो रहा था। बताया है या नहीं बताया ये बात? कि लगातार क्या हो रहा था? बारिश हो रहा था। लगातार क्या हो रहा था भाई? बारिश हो रहा था, यानी कि रेन। उसके अलावा और क्या हो रहा था बताओ? उसके अलावा लाइटनिंग को देखने को मिल रहा था। लाइटनिंग भी देखने को मिल रहा था हमको। ये क्या हो रहा है भाई? लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब समझ में आता है? बिजली कड़कना। लाइटनिंग का मतलब बिजली कड़कना। उसके अलावा और क्या हो रहा था? वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था। वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था। इस वॉल्केनिक इरप्शन से हमको क्या मिल रहा था भाई? हीट मिल रहा था। क्लियर है? वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था और इस वॉल्केनिक इरप्शन से हमको क्या मिल रहा था? हीट मिल रहा था। सन भी होगा भाई उस वक्त में, है ना? क्या होगा बाबू? सन भी होगा। और सन होगा तो सन अलग अपना एक्सरे और यूवी रेज जो रिलीज करता है, वो रिलीज करता होगा एक्सरेज और यूवी रेज। तो इन जगहों से हमको क्या मिलता है भाई? इन सब से हमको क्या मिल रहा था बाबू? एनर्जी मिल रहा था इन रिएक्शन को होने के लिए। ठीक है, इन जगहों से क्या मिल रहा था? एनर्जी मिल रहा था। ये सब जो प्रोसेस हो रहा है, लाइटनिंग का प्रोसेस हो रहा है, फिर तुम्हारा वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, सन से एक्सरेज आ रहे हैं, यूवी रेज आ रहे हैं, तो इन सब से एनर्जी मिल रहा था कि ये रिएक्शन हो पाए। समझ में आ बात? ये रिएक्शन हो पाए। और ये जो है ना, ये थ्योरी है। थ्योरी कहने का मतलब कि ऐसा माना गया, ऐसा थ्योरी दिया गया। ठीक है, ये अभी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं है। बाद में एक साइंटिस्ट और आएगा, ठीक है, और वो इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया कि कैसे एटम जो है वो कंबाइन होकर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया, और कैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन होकर तुम्हारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया। फिर उसके बाद तुम्हारे पास ये सब कंबाइन होकर ग्लिसरॉल फैटी एसिड यानी फैट बना, अमीनो एसिड का चेन प्रोटीन बना, शुगर नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाए, और यही न्यूक्लियोटाइड आगे जाकर न्यूक्लिक एसिड बना लेगा, जैसे कि आरएनए बना लेगा। ठीक है, तो ये सब चीज जो है, इसका जो फॉर्मेशन देख रहे हो, इसी के फॉर्मेशन को बनने के हम लोग क्या कहते हैं? बायोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बायोजेनेसिस। तो हमारे पास पहले जो था वो क्या था? ए बायोजेनेसिस था, मैटर था, है ना? ये सब क्या? एटम क्या? लाइफ है। अरे एटम लाइफ है? नहीं है। तो एटम का है? मैटर है। समझ है? तो पहले ए बायोजेनेसिस है, बाद में क्या हुआ है? बायोजेनेसिस। समझ है बात? तो उन्होंने कहा था, वो साइंटिस्ट कह रहा था कि नहीं, लाइफ ए बायोजेनेसिस आया है, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। एक और जो पास्चर लोग था वो क्या कहा? बायोजेनेसिस। लेकिन ओपेरन और हेल्डन आके क्या गए? पहले ए बायोजेनेसिस फिर बायोजेनेसिस। समझ में बात? और इनका बात भी समझ में आ रहा है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। समझ में आया बात? ये क्लियर है? और इधर रीड करते हैं। तो देखो, यही कह रहा है कि जो हमारे पास पहले जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे वो क्या किए बाबू? कंबाइन किए। कंबाइन यानी कि मिले, और क्या बनाए? कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल बनाए इन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज। कई सारे हमारे पास क्या थे बाबू? एनर्जी के सोर्सेज जो है वो प्रेजेंट थे, उनके प्रेजेंस में यह काम हुआ। क्लियर है? मतलब जो हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल थे वो कंबाइन होकर बायोमॉलिक्यूल्स बनाए। क्लियर है?
अब कह रहा है हीट फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन। हीट जो है वो हमको कहां से मिलता है? वॉल्केनिक इरप्शन में मिलता है। यहाँ पे हमने लिख दिया वॉल्केनिक इरप्शन से हमको क्या मिल रहा था? हीट मिल रहा था। यूवी रेज और एक्स रेज हमको मिल रहा था कहां से भाई? सन से मिल रहा था, यूवी रेज और एक्स रेज। क्लियर है ये बात? उसके बाद लाइटनिंग हो रहा था। लाइटनिंग कहां से आ रहा है भाई? क्लाउड से, बादल से, है ना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पहले भी बता चुके हैं कि लाइफ जो है वो कहां ओरिजिनेट हुआ है भाई? वाटर में। लाइफ ओरिजिनेट कहां हुआ है? वाटर में। उसके बाद हमारे पास जो अलेक्जेंडर आई ओपेरिन, जिनका पूरा नाम है ना, ओपेरिन साहब का पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर आई ओपेरिन, जो कि एक रशियन बायोकेमिस्ट है। क्या थे बाबू? एक रशियन बायोकेमिस्ट। ठीक है, ये क्या थे? एक रशियन बायोकेमिस्ट है, यानी कि रशिया के रहने वाले थे और बायोकेमिस्ट है। इन्होंने एक बुक लिखा था, ही रोट द बुक, जिसका नाम क्या है बाबू? ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये यहां से सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है। बच्चा क्यों कंफ्यूज होता है पता है? एक बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसको लिखता है डार्विन, और एक बुक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसको लिखते हैं हमारे ओपेरिन साहब। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसका है, ओरिजिन ऑफ लाइफ किसका है। तो याद रखिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखने वाले साइंटिस्ट का नाम डार्विन था। क्या था? डार्विन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी डायरेक्ट सवाल आता है। लेकिन जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसको लिखने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? ओपेरिन, है ना। ओपेरिन नाम था। तो जो ओपेरिन साहब है वो उसने कौन सा बुक लिखा बाबू? ओरिजिन ऑफ लाइफ। और जो हमारे पास डार्विन साहब है उन्होंने कौन सा बुक लिखा भाई? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट समझ में, बात याद रखना, इससे सवाल आता है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे लिख देते हैं कि सवाल आएगा, यहाँ से सवाल आने का बहुत ज्यादा चांस होता है। एवोल्यूशन से पूछता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? डार्विन साहब ने। ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने लिखा? ओपेरिन साहब ने। ओपेरिन साहब क्या थे? रशियन बायोकेमिस्ट है। क्या ये पूछेगा? नहीं पूछेगा। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे पास, हेल्डन। हमने देखा ओपेरिन और हेल्डन, तो दूसरे साइंटिस्ट थे हेल्डन, उनका नाम था जेबीएस हेल्डन। क्या नाम था? जेबीएस हेल्डन। वो क्या थे बाबू? वो एक इंग्लिश के फिजियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इंग्लिश के फिजियोलॉजिस्ट है। उन्होंने क्या किया, बाद में वो इंडिया आकर सेटल हो गए भुवनेश्वर में। ये बात पूछा जा सकता है कि जो जेबीएस हेल्डन हमारे साइंटिस्ट है, जेबीएस हेल्डन, वो बाद में कहाँ आकर सेटल हो जाते हैं, कौन कंट्री में जाकर सेटल हो जाते हैं और कहाँ जाते हैं वो। तो याद रखना कि जेबीएस हेल्डन नाम के जो साइंटिस्ट है हमारे पास, वो इंडिया में यानी हमारे भारत में आके भुवनेश्वर में ये आकर सेटल हो जाते हैं। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारा ओपेरिन साहब है उन्होंने कौन सा बुक लिखा बाबू? ओरिजिन ऑफ लाइफ। और जो हमारे डार्विन साहब है उन्होंने कौन सा बुक लिखा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये डार्विन साहब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है। आगे सारा इवोल्यूशन इन्हीं पे है, सारा इवोल्यूशन इन्हीं पे है। क्लियर है? अब क्या हुआ, जब इन्होंने ऐसा थ्योरी दिया, ओपेरिन साहब और हेल्डन साहब ने ऐसा थ्योरी दिया, तो इनका थ्योरी जो है कई सारे मैगजीन्स में गया। पहले के समय में मैगजीन्स हुआ करता था, अभी भी है लेकिन बहुत कम लोग पढ़ता है क्योंकि मोबाइल का जमाना आ गया, नेट का जमाना आ गया। मैगजीन्स हुआ करते थे, न्यूज़पेपर और कई सारे अलग अलग सोर्सेस होते थे। उस सोर्सेस के द्वारा इनके थ्योरी को बहुत अलग अलग जगह पे पहुंचाया गया, और वो थ्योरी हाथ लगा एक नए साइंटिस्ट के हाथ में, जिसका नाम था एस एल मिलर। क्या नाम था बाबू? एस एल मिलर। ये बंदा खतरनाक था, एस एल मिलर। ये बंदा खतरनाक था। ये जो मिलर था, ये मिलर किलर था तब। ये मिलर क्या था भाई? किलर था। इसने क्या किया, ओपेरिन एंड हेल्डन साहब के थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दी कि इन्होंने जो बात कहा है वो बिल्कुल सही है। एक्सपेरिमेंटली क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया, है ना। याद रखना, एक्सपेरिमेंटली क्या किया बाबू इसको? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ। किसको किसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया भाई? ओपेरिन एंड हेल्डन के थ्योरी को
ओपेरन और हेल्डन साहब का जो थ्योरी था उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कौन करता है? एसएल मिलर। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। एसएल मिलर जो है उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया ओपेरन एंड हेल्डन साहब के थ्योरी को। कैसे किया ये बात होगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यहाँ पे पूरा मशीन बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको वो चीज समझाएंगे। आपको याद रखना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने दिया? डार्विन ने। ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने दिया? ओपेरन ने। ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने दिया? ओपेरन ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने दिया? डार्विन ने। हेल्डन साहब कहाँ आके सेटल हुए? इंडिया में। इंडिया के किस इलाके में? भुवनेश्वर में। ये सब जो रिएक्शन हुआ उसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रहा था? ये सब जो रिएक्शन हुआ उसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रहा था? वोल्केनिक इरप्शन से, सन से, और हमारे पास लाइटनिंग से। इन सब चीजों से इस काम को होने का एनर्जी आ रहा था। हमारे पास पहले ये बायोजेनेसिस, उसके बाद फिर बायोजेनेसिस। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट सेपरेटली पढ़ाना होगा।